Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट, इस एक्ट के हम सेक्शन 12 तक पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो गो एंड चेक देम आउट। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 13 के बारे में। सेक्शन 13 क्या कहता है अबाउट एविक्शन ऑफ टीनेंट्स। देखिए आज की वीडियो में हम सेक्शन 13A एंड 14 केवल यही पढ़ेंगे, बिकॉज सेक्शन 13 अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एंड अगर हम पूरे एक्ट को देखें, पूरे हरियाणा के अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट को देखें, तो हम पाएंगे कि सेक्शन 13 ही जो है वो एक कोर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है अबाउट दिस होल एक्ट। तो देखते हैं कि सेक्शन 13 क्या कहता है। टीनेंट इन possession of building or rented land shall not be evicted except in accordance with the provisions of this section। देखिए इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये एक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टीनेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एज वेल एज जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो सेक्शन 13 है बेसिकली ये क्या कहता है कि टीनेंट्स को एविक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी बिना किसी प्रॉपर ग्राउंड के किसी भी टीनेंट को बिल्डिंग से निकाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज अ लैंडलॉर्ड हु सीक्स टू एविक्ट हिज टीनेंट शैल अप्लाई टू द कंट्रोलर। देखिए पूरे एक्ट में हम अभी तक बार बार यही पढ़ते आए हैं कि अथॉरिटी कौन है, कंट्रोलर। आप कहाँ जाएंगे, कंट्रोलर के पास जाएंगे। ठीक है, तो अगर लैंडलॉर्ड चाहता है अपने टीनेंट को एविक्ट करना तो लैंडलॉर्ड कंट्रोलर के पास जाएगा और एप्लीकेशन लगाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड, यदि जो कंट्रोलर है वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है, किस बात से, that the tenant has not paid या फिर not tendered the rent due from him within 15 days after the expiry of the time which is fixed in the agreement of tenancy with the landlord। कि सपोज लैंडलॉर्ड ने जब एग्रीमेंट किया था उस समय उसने एक टाइम पीरियड फिक्स किया था कि इस टाइम पीरियड में टीनेंट को लैंडलॉर्ड को प्रॉपर रेंट देना होगा। एंड अगर टीनेंट ने रेंट नहीं दिया, उसके बाद लैंडलॉर्ड ने टीनेंट से कहा कि भाई मेरा रेंट दो, इस तरीके के नोटिस के बाद भी अगर 15 डेज़ तक टीनेंट रेंट पे नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के पास जाएंगे, लैंडलॉर्ड कंट्रोलर के पास अप्लाई करेगा। एंड अगर कंट्रोलर इस बात से सेटिस्फाइड है तो वो एविक्शन कराएगा टीनेंट का। और इफ़ इन द अब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट बाय द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या अगर जो हम यहाँ पर फर्स्ट इसमें एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं था बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट और लैंडलॉर्ड ने आपस में इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया था और कोई इस तरह का टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया था, तो ऐसी सिचुएशन में जो लास्ट डे है ऑफ द मंथ, कि सपोज जून चल रहा है अभी, तो 1 to 30 जून, कि जो 30th जून है उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड उसका जो नेक्स्ट डे है, द नेक्स्ट डे फॉलोइंग दैट डे इज कंसिडर टू बी रेंट पेएबल। मीन्स जून का जो पूरा रेंट है वो 30th जून ख़त्म हो जाने के बाद जब 1 जुलाई आएगा तो 1 जुलाई को माना जाएगा कि रेंट ड्यू हो गया है और टीनेंट की ये ड्यूटी है अब कि वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दे। ठीक, तो अगर कंट्रोलर इस बात से सेटिस्फाइड है कि टीनेंट ने इस तरह से रेंट पे नहीं किया, या तो 15 दिन के अंदर पे नहीं किया, या फिर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं था तो जो लास्ट डे है मंथ का उसके अगले दिन तक भी टीनेंट ने रेंट पे नहीं किया है। ठीक, बट यहाँ पर कुछ प्रोविज़ो भी आता है कि प्रोवाइडेड इफ़ द टीनेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इजेक्टमेंट,
ठीक है, हमने यहाँ पर ये ग्राउंड्स तो पढ़ लिए कि अगर ऐसे तरह से टेनेंट ने इतने टाइम पीरियड के अंदर रेंट पे नहीं किया तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, एप्लीकेशन लगा देगा कंट्रोलर के पास कि टेनेंट को इजेक्ट कर दिया जाए, इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाए। अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच एप्लीकेशन शुरू के जो 15 डेज़ हैं उस 15 डेज़ में यदि जो लैंडलॉर्ड जो टेनेंट है वो पे कर देता है एरियर्स ऑफ रेंट को, कि जितना भी रेंट ड्यू था उस रेंट को टेनेंट पे कर देता है विदिन 15 डेज ऑफ द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, कि टेनेंट ने क्या किया, एरियर्स ऑफ रेंट तो पे किया प्लस उसने जो भी इंटरेस्ट था उसके ऊपर वो भी पे कर दिया, देन टेनेंट शैल बी डीम्ड टू हैव पेड द रेंट। तो ये माना जाएगा कि टेनेंट ने रेंट पे कर दिया है और अब उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने देखा कि शुरुआत में अगर कोई एग्रीमेंट किया गया था तो उसके बाद भी टेनेंट के पास 15 डेज़ का टाइम पीरियड था, और अगर एप्लीकेशन लगा दी गई है तो एप्लीकेशन के बाद भी टेनेंट के पास 15 डेज़ का टाइम पीरियड है कि वो शुरुआत के 15 दिन में जो रेंट का अमाउंट है, जो एरियर्स ऑफ रेंट है, वो पे कर सकता है अलॉन्ग विद 8% पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे देगा। ओके, नेक्स्ट इज द टेनेंट हैज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1949 एक्ट इफ़ विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, यदि टेनेंट ने, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा पहला ग्राउंड, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट पढ़ रहे हैं कि जो टेनेंट है उसको किस किस ग्राउंड के बेसिस पे एविक्ट किया जा सकता है या इजेक्ट किया जा सकता है उस बिल्डिंग से या उस रेंटेड लैंड से। ठीक है, कि अगर टेनेंट प्रॉपरली रेंट पे नहीं करता, फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या हुई कि उसने रेंट पे नहीं किया, तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगा दी कि इसे एविक्ट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेनेंट हैज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1949 एक्ट इफ़ विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड की रिटन कंसेंट के बिना यदि टेनेंट क्या करता है, टेनेंट इन दो चीज़ों में से कोई भी काम करता है, क्या करता है कि द ट्रांसफर्ड हिज राइट अंडर लीज और सबलेट द एंटायर बिल्डिंग और एनी पोर्शन देयर ऑफ, टेनेंट क्या करता है, उस बिल्डिंग को या फिर उसके कुछ पोर्शन को सबलेट कर देता है। मतलब लैंडलॉर्ड है, सपोज मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने किसी को टेनेंट रखा, उस टेनेंट ने क्या किया, किसी और को वो बिल्डिंग सबलेट कर दी, वो भी मेरी परमिशन के बिना, मेरी रिटन कंसेंट के बिना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसे टेनेंट को एविक्ट करवा सकती हूँ। या फिर अगर यूज्ड द बिल्डिंग फॉर एनी पर्पस, टेनेंट ने क्या किया, बिल्डिंग को यूज़ किया किसी ऐसे पर्पस के लिए अदर देन दैट फॉर विच इट वॉज लीज्ड, कि मैंने जो है टेनेंट को बिल्डिंग दी थी कि उसको मतलब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए थी, तो मैंने उसको कहा था कि आप यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए मैंने बिल्डिंग दे दी, बट टेनेंट क्या करता है, उस बिल्डिंग में कोई मशीनरी सेटअप कर देता है या फिर कोई इंडस्ट्रियल वर्क शुरू कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसने क्या किया, मैंने जिस पर्पस के लिए दी उसने बिल्डिंग को किसी अन्य पर्पस के लिए यूज़ किया, वो भी मेरी रिटन कंसेंट के बिना, तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं क्या कर सकती हूँ, टेनेंट को एविक्ट करवा सकती हूँ। किसके पास जाऊँगी, कंट्रोलर के पास जाऊँगी। ओके, थर्ड इज द टेनेंट हैज़ कमिटेड एनी एक्ट लाइकली टू इम्पेयर द वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ बिल्डिंग, जो टेनेंट है उसने कोई इस तरह का कार्य किया है जिसकी वजह से जो बिल्डिंग की वैल्यू है या उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। मतलब जो बिल्डिंग थी जिस समय मैंने टेनेंट को दी उस समय बिल्डिंग की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बट टेनेंट ने क्या किया, उसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया या फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज टेनेंट इज गिल्टी ऑफ न्यूसेंस, कि अगर टेनेंट ने कुछ ऐसा एक्ट किया है जो कि न्यूसेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट,
The tenant has ceased to occupy the building for a continuous period of 4 months without any reasonable cause. बिना किसी प्रॉपर कारण के टेनेंट ने क्या किया, 4 महीने तक उस बिल्डिंग को यूज़ नहीं किया, ऑक्यूपाई नहीं किया. मीन्स हमारे बीच में जो है टेनेंसी का एग्रीमेंट हो गया और मैंने कह दिया कि आप जाओ और वहाँ पर उस बिल्डिंग में रहना शुरू कर दो, बट टेनेंट ने 4 महीने तक वहाँ पर नहीं रहा, नहीं गया. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है. बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आता है कि द कंट्रोलर मे गिव द टेनेंट अ रीजनेबल टाइम फॉर पुटिंग द लैंडलॉर्ड इन द पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग नॉट एक्सीडिंग 3 months. कि अगर 4 महीने तक टेनेंट ने बिल्डिंग को ऑक्यूपाई नहीं किया तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, एविक्शन की एप्लीकेशन दे देगा. तो कंट्रोलर क्या कर सकता है, कंट्रोलर जो टेनेंट है उसको फिर से थोड़ा टाइम पीरियड और दे सकता है. अगर टेनेंट ने कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज जो है वो कंट्रोलर को बताया कि इस वजह से मैं जो है बिल्डिंग में ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, बिल्डिंग में नहीं जा पाया, तो कंट्रोलर क्या कर सकता है, टेनेंट को एक रीजनेबल टाइम पीरियड दे देगा दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग 3 months. कि कंट्रोलर उसे 3 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं देगा, 3 महीने से कम कितना भी टाइम पीरियड उसे दिया जा सकता है. कि सपोज़ कंट्रोलर ने कहा कि आपके पास 1 महीना है, अगर मतलब एक और मौका एक तरह से दिया जा रहा है टेनेंट को कि आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में आप ऑक्यूपाई कर लो बिल्डिंग को, तो आपको इजेक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि टेनेंट को किस किस ग्राउंड के बेसिस पे एविक्ट किया जा सकता है. एक बार दोबारा से समअप करते हैं कि फर्स्ट ग्राउंड है आपका, एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि मेन अथॉरिटी क्या है यहाँ पर, कंट्रोलर. कुछ भी होगा कंट्रोलर के पास जा रहे हैं. शुरू से अभी तक हमने इस एक्ट में यही पढ़ा है बार बार, कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड कंट्रोलर. तो पहला हमारा ग्राउंड था दैट इज़ अगर टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया, जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था एज पर द एग्रीमेंट उस टाइम पीरियड में नहीं किया, या फिर अगर कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया था तो जो मंथ कंप्लीट हो गया उसके नेक्स्ट डे के बाद भी पे नहीं किया. ओके, वहाँ पर भी एक प्रोविज़ो था कि अगर टेनेंट चाहे तो कंट्रोलर के पास जब एप्लीकेशन लग जाती है उसके बाद भी 15 days के अंदर रेंट पे कर सकता है अलॉन्ग विद एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम. सेकेंड ग्राउंड इज़ कि अगर लैंडलॉर्ड की कंसेंट के बिना टेनेंट जो है उस लैंड को सबलेट कर देता है या फिर किसी ऐसे पर्पस के लिए यूज़ करता है जो कि लैंडलॉर्ड ने उसे ऑथराइज नहीं किया. थर्ड इज़ अगर टेनेंट जो है वो कुछ ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से बिल्डिंग की यूटिलिटी या वैल्यू कम हो जाती है, या टेनेंट न्यूसेंस करता है, या 4 months तक टेनेंट ने उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई नहीं किया. इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पे टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13. Landlord may apply to controller for an order directing the tenant to put the landlord in possession. लैंडलॉर्ड जो है वो कंट्रोलर को ये एप्लीकेशन भी लगा सकता है कि टेनेंट को डायरेक्शन दी जाए कि वो वापस से बिल्डिंग का या उस रेंटेड लैंड का पोजेशन डिलीवर कर दे टू द लैंडलॉर्ड. इन केस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सिचुएशन में कब कब ऐसा कहा जा सकता है, अगर लैंडलॉर्ड को वो बिल्डिंग चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्यूपेशन, अपने खुद के ऑक्यूपेशन के लिए कि मेरे को जो है कोई काम जो है शुरू करना है, कोई ऑक्यूपेशन करना है, या रिक्वायर्ड फॉर यूज़ एज अ ऑफिस, या फिर मुझे उस बिल्डिंग को ऑफिस पर्पस से यूज़ करना है. ठीक है, या टेनेंट सीज टू बी इन एम्प्लॉयमेंट और सर्विस, कि सपोज़ जो वो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड के किसी सर्विसेज में था. जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो लैंडलॉर्ड हैं उनके यहाँ पर अगर कोई सर्वेंट्स हैं तो लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, सर्वेंट को अपने यहीं पर ही किराए पे मतलब कोई रूम दे देते हैं. तो जो टेनेंट है और उसको अगर उस सर्विस से ही निकाल दिया गया, कि अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को सर्विस से निकाल दिया तो वो अपना लैंड का पोजेशन भी वापस मांगेगा, अपना रूम भी वापस मांगेगा. ओके,
द टीनेंट हैज़ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, या फिर टीनेंट के पास अगर कोई अदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो लैंडलॉर्ड कहेगा कि भाई तुम्हारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो अब तुम वहाँ जा कर के रहो और मुझे मेरी बिल्डिंग का पोजेशन दे दो क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। या फिर मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन रिक्वायर इट फॉर हिज फैमिली, कि अगर कोई बंदा जो कि आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है उसको वो बिल्डिंग चाहिए अपनी फैमिली के लिए। तो इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पे लैंडलॉर्ड जो है वो कंट्रोलर को एप्लीकेशन दे सकता है कि टीनेंट से कहा जाए कि टीनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को वापस से उस बिल्डिंग का पोजेशन दे दे। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रेंटेड लैंड, अगर कोई ऐसा लैंड था जिसके ऊपर रेंटेड लैंड जो है जहाँ पर रेंट दिया जा रहा है, इफ़ रिक्वायर्ड फॉर हिज ओन यूज़ एंड ही इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग इन अर्बन एरिया कंसर्न फॉर हिज बिजनेस any other rented land and has not vacated such rented land without any sufficient cause, कि अगर जो लैंडलॉर्ड है उसने कोई भी लैंड रेंट पर दिया हुआ था एंड अब लैंडलॉर्ड को उस लैंड की दोबारा से ज़रूरत है अपने खुद के यूज़ के लिए, और लैंडलॉर्ड ये भी बता देता है, पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देता है कंट्रोलर को कि लैंडलॉर्ड के पास कोई और ऐसी बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है जहाँ पर वो अपना ऐसा काम या अपना बिजनेस को शुरू कर सके। थर्ड इज इफ़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क एट द इंस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, अगर वो जो बिल्डिंग है उसकी ज़रूरत इसलिए है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम या किसी लोकल अथॉरिटी का कोई काम जो है वो किया जाना है, तो ऐसे सिचुएशन में भी टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है और लैंडलॉर्ड जो है वो अपना बिल्डिंग का पोजेशन वापस ले सकता है। ओके, अब यहाँ पर बाकी जो सबसेक्शंस है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली वी मूव टू सबसेक्शन 7। इफ़ कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट एनी एप्लीकेशन मेड बाय लैंडलॉर्ड फॉर एविक्शन ऑफ टीनेंट इज फ्रिवलस और विक्सेशियस, देन कितना कंपनसेशन, 500 रुपये। ठीक है, ये मैं आपको बेसिकली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि डायरेक्टली आप जंप करें सबसेक्शन 7 पर, बिकॉज हर एक जगह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसेक्शन 7 से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट दिस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कि कंपनसेशन का कितना अमाउंट जो है वो इम्पोज किया जाएगा। तो अगर कंट्रोलर इस बात से सेटिस्फाइड है कि लैंडलॉर्ड ने जो एप्लीकेशन लगाई है वो बिना किसी प्रॉपर ग्राउंड के लगाई है, फ्रिवलस और विक्सेशियस एप्लीकेशन लगाई है, तो लैंडलॉर्ड के ऊपर 500 रुपये तक का, नॉट एक्सीडिंग 500 रुपये, 500 रुपये तक का कंपनसेशन लगाया जा सकता है। ठीक है, 13A इज स्पेशल प्रोसीजर फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस। जो हमने सेक्शन 13 के अंदर एविक्शन की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, उसी के बारे में 13A एक स्पेशल प्रोसीजर बताता है कि क्या स्पेशल प्रोसीजर होगा फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इफ़ द एप्लीकेशन इज मेड बाय लैंडलॉर्ड हु इज़ अ मेंबर और हु इज़ और वॉज अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तब उसके ऊपर 13A वाला जो स्पेशल प्रोसीजर है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली यही पूछा जाएगा कि 13A का जो स्पेशल प्रोसीजर है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो वो अप्लाई होता है टू दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 14, डिसीजंस विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन्ड। कुछ ऐसे निर्णय जो कि एक बार फाइनल हो चुके हैं उन्हें दोबारा से रीओपन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर में समरीली रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 3। कोई भी एप्लीकेशन जो भी कंट्रोलर के पास लगाई गई तो कंट्रोलर के पास पूरा राइट है कि वो उन एप्लीकेशंस को समरीली रिजेक्ट कर सकता है इफ़ इट रेजेज एनी इशू दैट हैव बीन ऑलरेडी फाइनली डिसाइडेड। अगर उस एप्लीकेशन में दोबारा से कोई ऐसा इशू रेज किया गया है जो कि कंट्रोलर ने पहले ही डिसाइड कर दिया है, तो कंट्रोलर बिना उस एप्लीकेशन में फर्दर कोई एक्शन लिए समरीली उसे रिजेक्ट कर सकता है। पर कब करेगा? जब
उस मैटर को टीनेट ने पहले ही फाइनली डिसाइड कर दिया है। ओके, सो आज के वीडियो में हमने पढ़ा सेक्शन 13, 13A एंड 14। 13 से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली यही ग्राउंड्स वगैरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अच्छे से जहाँ पर भी कोई टाइम पीरियड दिया गया है, अथॉरिटी के बारे में बताया गया, वही सब प्रोविजंस याद रखें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक बटन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच वीडियोज़।